दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, अर्थात कुटुंब पर अस्त्र नहीं उठाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित बहुत सुंदर कविता है, जिसका मैंने छोटा सा भाग बीच का आपको पढ़कर सुनाया है। ये बहुत ही रोचक प्रसंग को बहुत सुंदर शब्दों में पिरोया है। जब श्री कृष्ण पांडवों का मैत्री संदेश लेकर दुर्योधन को समझाने जाते हैं कि किसी प्रकार युद्ध ना हो, युद्ध टल जाए, परंतु दुर्योधन नहीं माना। कविता में आगे कवि ने अपने प्रभावशाली और कठोर शब्दों के साथ श्री कृष्ण द्वारा दी जाने वाली चेतावनी की भी व्याख्या की है, किंतु दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस संवाद को लेकर बाद में श्री कृष्ण द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि कोई आपके बार बार समझाने पर नहीं समझता और अपनी बात पर अड़ा रहता है, तो समझ लो कि वह आपके समझाने से नहीं बल्कि अपने विनाश से सीख लेना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, जब हम यह सुनते हैं कि कोई भी युद्ध या कोई भी लड़ाई किसी समस्या का हल नहीं है, तो भान होता है कि युद्ध या लड़ाई एक मूर्खता है, जो या तो दो मूर्ख पक्षों द्वारा की जाती है या एक मूर्ख पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर लाद दी जाती है। जिद, हठ, लालच, बेईमानी या किसी चीज को कब्जा लेना, इस प्रकार के उद्देश्यों से वन टाइम ऑफर के रूप में मिले इस जीवन के समय को बर्बाद कर देना एक मूर्खता ही है। और ऐसी ही मूर्खता पिछले 27 साल से लगातार मेरी पत्नी द्वारा की जा रही है। जिस प्रकार की मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में विस्तार से बताया था कि मेरी पत्नी द्वारा किस प्रकार 27 साल से लगातार सहारनपुर न्यायालय में मेरे विरुद्ध नए नए मुकदमे किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन 27 सालों में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या फैसले की कोई बात ना हुई हो, बल्कि 8 बार आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात हुई, प्रयास हुए, जिसमें 4 बार तो मेरी पत्नी द्वारा हामी भरने के बाद भी मुकरा गया। श्री कृष्ण ने कहा ही था कि जो आपके बार बार समझाने पर भी नहीं समझता, तो समझ लो कि वह आपके समझाने से नहीं बल्कि अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। 29 दिसंबर से लेकर आज तक इन 4 महीनों में इसी विषय पर यह मेरा छठा वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। इस वीडियो के अंत में मैंने इस बात पर चर्चा की है कि क्यों 27 साल से हम दोनों के बीच आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो पाया, क्यों 27 साल से मेरी पत्नी लगातार मुझ पर नए नए मुकदमे करती ही जा रही है। किंतु उस पर चर्चा करने से पहले इन 27 सालों में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के किए गए प्रयासों और उनकी विफलताओं की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए अपने पिछले दोनों वीडियो की तरह एक बार फिर से गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। शायद सन 2000 या 2001 की बात है, मेरी पत्नी ने एक NGO ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की सहारनपुर ब्रांच में संपर्क किया और मेरे विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिया। हालांकि उस समय हमारे कोर्ट केसेस चलते हुए 2 वर्ष से अधिक हो चुके थे। ऐसे में अब तो कहीं पर भी किसी भी संस्था में किसी प्रकार का कोई भी प्रार्थना पत्र दिया जाना औचित्यहीन था, किंतु फिर भी संस्था की जो काउंसलर थी उन्होंने मुझसे मिलने का समय तय करने के लिए मुझे कॉल की। तो मैंने उन्हें कहा, नहीं, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं सहारनपुर आकर आपसे मिल लूँगा। और तय तिथि पर मैं सहारनपुर चला गया उनसे मिलने। उन्होंने मुझसे बात की, 2 बार मेरी पत्नी से पहले वो बात कर चुके थे, और उसके बाद फिर उन्होंने फिर से मेरी पत्नी को बुलाया और अगली मीटिंग पर, और हमें दोनों को आमने सामने बिठाकर हमारी बातचीत कराई, हम दोनों को सुना। और उसके बाद जो उन्होंने टिप्पणियाँ की वो बताना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी, किंतु मेरी पत्नी को लगा कि शायद वो लोग मुझसे मेरा पक्षपात कर रहे हैं, और उसने वहाँ पर आना फिर मेरी पत्नी ने बंद कर दिया। हालांकि संस्था की जो महिलाएं थी उन्होंने घर बनाने का भी प्रयास किया पहले, और फिर जब लगा कि बनने की स्थिति नहीं है तो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी प्रयास किया। मेरी पत्नी के घर पे फ़ोन नहीं था तो उसके घर पर समझाने तक गई उसे, किंतु वहाँ पर वह उस समय मान भी गई कि हाँ ठीक है, मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लूँगी।
हामी भरने के बाद किंतु दोबारा वहाँ पर संस्था में नहीं आई और हामी करके भर के मुकर गई। दूसरी बार सन 2001 में मेरी पत्नी के जो सबसे पहले अधिवक्ता थे उनके थ्रू बातचीत हुई, सब कुछ तय हो गया। मैं बैंक ड्राफ्ट बनवा कर सहारनपुर ले गया, लेकिन वो तय दिन के तिथि पर वहाँ पर नहीं आई और अपनी हामी से फिर दोबारा मुकर गई। और तीसरी बार शायद सन 2004 या 2005 की बात है कि उनके मोहल्ले के पड़ोस में एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले में एक अधिवक्ता महोदय रहते थे, उनके थ्रू बातचीत हुई और सब कुछ तय हो गया और तिथि तय हो गई। तो उस तिथि पर मैं ड्राफ्ट बनवा कर ले गया, सारी मैंने ड्राफ्टिंग करा दी, कागज़ तैयार करा दिए, किंतु फिर वह मुकर गए और नहीं आए। उसके बाद सन 2006 में, जैसा कि मैंने अपने पिछले से पिछला वीडियो 5 मार्च का था उसमें बताया था कि 2006 में उनका मुकदमा पूरी तरह झूठा साबित हो रहा था और वो घबरा रहे थे कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो उसी घबराहट में 2006 में उनका भाई स्वयं मेरे अधिवक्ता महोदय के चैम्बर पर आया और बोला कि राजीव को कह दो कि वो ड्राफ्ट बनवा के ले आएगा, हम तैयार हैं फैसले के लिए। मेरे अधिवक्ता महोदय ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं, इस तरह से इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं पहले भी ड्राफ्ट 2 बार बनवा के ले जा चुका हूँ, इनसे एक काम करो 500 रुपये आप ले लो। तो अगर जिस दिन मैं आऊँगा ड्राफ्ट बनवाकर और ये आएंगे तो सबसे पहले 500 ही दूंगा, अन्यथा क्या होता है कि मैं ड्राफ्ट बनवाता हूँ, कागज़ तैयार कराता हूँ, पहले ड्राफ्ट बनने के पैसे लगते हैं, ड्राफ्टिंग के पैसे लगते हैं, ड्राफ्ट कैंसिल कराने के पैसे लगते हैं, और ये फिर बाद में मेरा मजाक उड़ाते हैं कि भाई देखो फिर से बेवकूफ़ बना दिया। इसे कह दो 500 रुपये रख जाए यहाँ पर, और मैं जाते ही सबसे पहले इनको 500 रुपये दूंगा वहाँ पर जब आएंगे। तो ये 500 रुपये भी दे गया मेरी पत्नी का भाई जो है 500 रुपये दे गया, किंतु फिर भी ये तय तिथि वाले दिन नहीं आए, फिर दोबारा मुकर गए, 500 देने के बाद भी मुकर गए। और यहाँ तक तो 4 बार तो इन्होंने हामी भर के मुकरे, इसके बाद तो हालांकि इन्होंने हामी नहीं भरी। 5वीं बार फिर मैंने, बल्कि सन 2018 में जब बेटा 22 साल का हो गया तब मैंने एक बहुत बड़ा लंबा पत्र इनके घर के पते पर भेजा, उसमें समझाते हुए कि बेटा 22 साल का हो गया, कल को उसकी शादी करनी है, क्यों उसकी भी लाइफ ऐसे कर रही हो, अपनी बहू के सामने अच्छा लगेगा, आप अपने पति के साथ मुकदमे लड़ रहे हो इतने वर्षों से। तो लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने हामी भी नहीं भरी। इसके बाद फिर 6ठी बार जनवरी 2022 की बात है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई हुई थी। जनवरी 2022 में ये पता नहीं किस उद्देश्य से इन्होंने, मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे फ़ोन पर बात करने लगी। उनके उद्देश्य का तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा उद्देश्य बात करने का ये था कि चलो बातचीत करते हुए शायद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर कोई बात बन जाए। लेकिन जिस दिन मैंने 2-4 दिन जब भी बात होने के बाद मैंने इस बात पर आया कि चलो भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करी, तो कहते हैं नहीं वो तो नहीं होगा, वो तो जो भी होगा कोर्ट में ही होगा, कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हम कभी नहीं करेंगे, कोर्ट जो मुकदमे चल रहे हैं वो ना वापस लेंगे, जो चल रहे हैं उनमें जो डिसाइड होगा वही होगा। तो मैंने कहा फिर जब कोर्ट ने ही डिसाइड करना है, कोर्ट के मुकदमे ही लड़ने हैं, तो फिर मुझे आप फ़ोन क्यों कर रहे हो? तो मत किया करो आप मुझे फ़ोन, मेरे से बात करने का फिर फ़ायदा क्या है हम लोगों का, अगर हम इस बारे में बात नहीं कर सकते तो 5वीं बार तो ये हो चुका, 6ठी बार ये हो चुका था। और 7वीं बार ऐसा हुआ जब जनवरी में हमारी फ़ोन पर बात हो रही थी, तो इन्होंने फ़ोन पर मुझे कॉल पे बताया कि इस समय जो उनके अधिवक्ता हैं, शायद पता नहीं 22वें रहे होंगे, 23वें रहे होंगे, कितने अधिवक्ता बदल चुकी थी जनवरी 2022 में। तो उन्होंने फ़ोन पर मुझे यह बता चुकी थी कि जो इस समय मेरे अधिवक्ता हैं वो मुझे बहुत अच्छे अधिवक्ता मिले हैं, और मैं उन्हें अंकल कहती हूँ, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते हैं, और मेरी बहुत मतलब जो है सिंपैथी रखते हैं मुझसे। मैंने कहा जब इतने क्लोज हैं, इसमें खुद तो बुद्धि है नहीं, तो वो तो, और मुझे लगता भी था कि वो काफ़ी समझदार हैं, तो मैंने को हैं भी समझदार, लगता नहीं था, हैं भी समझदार वो। तो मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं पूरी तरह इच्छुक हूँ, यही इच्छुक नहीं है। तो मैंने उनको एक अच्छा खासा एक लंबा पत्र उनके चैम्बर पे भेज दिया समझाने के लिए कि इसको आप समझाएं, इस तरह से कितना गलत कर रही है, इतने वर्ष हो चुके हैं, ये 2022 की बात है, इसका मतलब 24 वर्ष हो चुके थे हमें मुकदमे चलते हुए। तो उन्होंने शायद उसको समझाने का प्रयास भी हो सकता है किया हो, तो वह उसने उन अधिवक्ता को भी छोड़ दिया। अब 8वीं बार भी जो इस समय इनके अधिवक्ता हैं, मैंने उनको एक पत्र भेजा, हालांकि उसमें मैंने स्पष्ट नहीं लिखा, इससे पहले तो हमेशा स्पष्ट ही कहा कि फैसले के लिए फैसला कर लीजिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, स्पष्ट बोला। लेकिन इस बार जो 8वीं बार जो इनके वर्तमान अधिवक्ता हैं, उनको मैंने एक पत्र भेजा, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं लिखा, सिर्फ स्थितियां बताई, क्योंकि स्पष्ट बोलने में मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगा कि शायद पता नहीं वो उनको क्या लगेगा या कैसा महसूस करेंगे। स्पष्ट मैंने नहीं बोला कि सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात उसको समझाने के लिए या कुछ,
कि उसे करना चाहिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करे ना करे, क्योंकि मुझे लगा कि सिर्फ स्थितियां ही बताना पर्याप्त हैं। अगर स्थितियां समझ में आती होंगी, वकील साहब को समझ में आएंगी और वो उसको समझाएंगे तो अपने आप ही वो बात कर लेंगे। किंतु मैंने स्वयं से सीधे बात नहीं की थी 8वीं बार। इस प्रकार 8 बार प्रयास हुए, लेकिन 8 बार, जिसमें 4 बार हामी भर के मुकर गई, 4 बार तो उसने हामी भी नहीं भरी। क्योंकि 4 बार इसलिए हामी नहीं भरी क्योंकि 2007 के बाद तो उसको जो आदेश आया था 2007 में, उसे पता लग गया था कि महिलाओं के खिलाफ कुछ भी नहीं होता, इसलिए डरने की बात नहीं है और बस मुकदमे लड़ते रहो, तो मुकदमे लड़ने से कुछ फायदा ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरी पत्नी मुकदमे छोड़कर फैसला करके आराम से घर बैठने के लिए खुद को राजी क्यों नहीं कर पाती, उसके पीछे भी कुछ कारण है। जिसमें पहला कारण तो मेरे अनुमानानुसार यह है कि जिसकी किसी बात का समाज में किसी के लिए कोई महत्व ना हो, जिसको उसके आचरण और बुद्धि के कारण पूरा समाज उसको पूर्णतः महत्वहीन मानता हो, और जब वो पत्नी के रूप में एक कचहरी में दाखिल होती है तो वहां देश की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर आसीन जुडिशियल ऑफिसर द्वारा उसको इतना महत्व दिया जाता है कि उसके झूठे शपथ पत्र, झूठे बयान, झूठे एविडेंस के बदले उसको दंडित करने के स्थान पर उसको राहत पहुंचाई जाती है, उसको लाभ पहुंचाया जाता है। और ऐसी स्थिति में ही मेरी पत्नी को भी लगता है कि पूरी दुनिया में, पूरे समाज में सबसे अच्छा स्थान कचहरी ही है। और 2007 के में आए निर्णय के अनुसार जहां उसे लग रहा था कि मुझे सजा हो सकती है, वहां पर उस निर्णय को सुनने के बाद, उसके बाद उसने कभी भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए हामी तक नहीं भरी। और कचहरी ऐसा नहीं है कि समाज में सभी स्त्रियों का सामाजिक स्तर ऐसा होता हो, जिनका सामाजिक स्तर अच्छा भी होता है, वो भी जब ये सुनती हैं कि इस तरह से महिलाओं को लाभ पहुंचाए जाते हैं, तो वो भी इस लाभ को लेने के लिए और सबक सिखाने के लिए ससुराल वालों को कचहरी आना में इतनी जल्दी कर देती है कई बार कि जो घर बनने की संभावना होती है वो भी खत्म हो जाती है। और 75% घर टूटने का कारण वो जल्दबाजी ही होता है, जिस कारण से महिला जल्दी करते हुए घर बनाने की कोशिश करने से पहले ही जल्दी से कचहरी में या थाने पहुंच जाती है। मेरी पत्नी द्वारा 27 साल से फैसला नहीं करने का दूसरा कारण यह भी है कि उसको बिना कोई पत्नी धर्म निभाए, बल्कि मुझे सहारनपुर कचहरी में परेशान करते हुए 27 साल से जो भरण पोषण मिल रहा है, उसको लगता है कि जब मुर्गी रोजाना 2 अंडे दे रही है तो एक साथ 100 अंडे लेकर यह 2 अंडे बंद क्यों करने, और जबकि 2-2 अंडे करके शायद जीवन भर में 500 अंडे भी मिल सकते हैं, और जब मुर्गी मरेगी तो चिकन भी मिलेगा। जबकि इतनी लंबी प्लानिंग, इतनी दूर की सोच बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े या मुंगेरी दाल के हसीन सपने ही साबित होते हैं। अगर वो बुद्धिमत्ता से काम लेती और 100 अंडे लेकर फैसला करती तो 2 अंडे खाने के बाद 98 अंडों से चूजे प्राप्त होने से उसको कितने जीवन भर में अंडे मिलते, उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं है। उसने अपनी बुद्धिहीनता के कारण अपना, मेरा और पुत्र तीनों का ही जीवन खराब कर दिया और अब भी करती ही चली जा रही है। इसके अतिरिक्त मेरी पत्नी द्वारा फैसला नहीं किए जाने का तीसरा कारण उसकी यह गलतफहमी भी है कि जैसे शुरू से उसके झूठ न्यायालयों में सिद्ध हो जाने पर, उसकी पूरी पत्रावली झूठी साबित हो जाने पर भी उसको दंडित किए जाने के स्थान पर उसको कुछ राहत या पुरस्कार ही दिया जाता था, और मैं पत्रावली पर पूरी तरह निर्दोष भी सिद्ध हो जाऊं तब भी आदेश मेरे विरुद्ध ही आता था। उसको लगता है कि जैसे अब तक आता रहा है भविष्य में भी बिल्कुल ऐसे ही आता रहेगा। जबकि जिस समय वह कचहरी में पहली बार गई थी तब मैं एक युवा था और उसके पास एक छोटा बच्चा था। आज मैं वृद्धावस्था की द्वार पर खड़ा हूं और उसके साथ उसके घर में एक 29 वर्षीय युवा बेटा रह रहा है। तो अब मैं नहीं बल्कि उसका पुत्र मुर्गी हो चुका है, फिर भी वो मुझे ही काटना चाहती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था कि जो बार बार भी आपके समझाने पर नहीं समझता हो तो वह आपसे नहीं बल्कि अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। नमस्कार।